नमस्कार। इनकम टैक्स ये शब्द सुनते ही क्या दिमाग में आता है? शायद कुछ मुश्किल से फॉर्म्स, डेडलाइंस का चक्कर, अक्सर यही ख्याल आते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इसे नियमों के जाल की तरह नहीं बल्कि एक शानदार इमारत की तरह देखें? आज हम भारतीय इनकम टैक्स की इसी वास्तुकला को समझने वाले हैं, एकदम इसकी नींव से लेकर इसकी सबसे ऊंची मंजिल तक। तो चलिए इस पूरी संरचना का ब्लूप्रिंट खोलकर देखते हैं। कभी सोचा है कि हमारे घर के बाहर जो सड़क बनती है या जो सरकारी अस्पताल चलते हैं, आखिर इन सब चीजों के लिए पैसा कहाँ से आता है? जवाब एक ही है, टैक्स। देखिए, ये सिर्फ हमारी सैलरी से होने वाली कोई कटौती नहीं है, बल्कि एक चलते फिरते काम करते समाज को चलाने के लिए हम सबका एक साथ किया गया योगदान है। तो हमारी इस सफर में 5 मुख्य पड़ाव होंगे। हम शुरुआत करेंगे इसकी नींव को समझने से, फिर देखेंगे कि ये किन कानूनी स्तंभों पर खड़ा है, फिर मिलेंगे इस दुनिया के अलग अलग किरदारों से, इसके बाद गणना की पूरी यात्रा को समझेंगे और आखिर में एक बहुत ही अहम चौराहे पर आकर रुकेंगे। तो तैयार हो जाइए। किसी भी मजबूत इमारत की तरह एक टैक्स सिस्टम की भी एक ठोस नींव होती है। चलिए सबसे पहले इसी नींव को खोदकर देखते हैं कि आखिर ये है क्या और टैक्स क्यों और कैसे लगाया जाता है। तो टैक्सेशन आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार के लिए रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया है जिससे देश चलता है। पर ये सिर्फ पैसा देना नहीं है, ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमारा अपना निवेश। अच्छा, अब टैक्स ना मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, जो सीधा हमारी कमाई पर लगता है, इसका बोझ किसी और पर नहीं डाल सकते। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी, जो सामान या सर्विस पर लगता है और जिसका बोझ आखिर में ग्राहक पर पड़ता है। आज हमारा पूरा ध्यान डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स पर रहेगा। तो ये टैक्स लगाने की शक्ति आखिर आती कहाँ से है? ये शक्ति सीधे भारत के संविधान से मिलती है। आर्टिकल 265 साफ कहता है कि कोई भी टैक्स बिना कानून के अधिकार के नहीं लगाया जा सकता। और संविधान ही हमारी संसद को यह अधिकार देता है कि वो खेती से होने वाली आय को छोड़कर बाकी सभी तरह की आय पर टैक्स लगा सके। मतलब ये पूरा सिस्टम एक मजबूत संवैधानिक आधार पर खड़ा है। चलिए, नींव तो सेट हो गई। अब उन 5 विशाल स्तंभों को देखते हैं जिन पर यह पूरी इमारत टिकी हुई है। ये स्तंभ वो कानून और नियम है जो इस पूरे सिस्टम को आकार देते हैं। देखिए, भारत का इनकम टैक्स कानून कोई एक अकेली किताब नहीं है। ये असल में 5 आपस में जुड़े हुए हिस्सों से बना एक ढांचा है। ये सभी मिलकर एक ऐसा डायनेमिक सिस्टम बनाते हैं जो समय के साथ बदलता और विकसित होता रहता है। तो चलिए एक एक करके इन स्तंभों को समझते हैं। पहला और सबसे मुख्य है इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा है हर साल आने वाला फाइनेंस एक्ट, जो बजट के साथ टैक्स की दरें तय करता है। तीसरा, इनकम टैक्स रूल्स, जो बताते हैं कि कानून को असल में लागू कैसे करना है। चौथा, सर्कुलर और नोटिफिकेशंस, जो किसी भी तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जारी होते हैं। और पांचवा, अदालतों के फैसले, जो कानून की व्याख्या करते हैं और एक मिसाल कायम करते हैं। हमने कानून को तो समझ लिया, अब अपना ध्यान उन लोगों और संस्थाओं पर लाते हैं जिन पर यह कानून लागू होता है। इनकम टैक्स की दुनिया में व्यक्ति या पर्सन की परिभाषा हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा बड़ी है। यहाँ 2 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, पर्सन और असेसी। कानून की नज़र में पर्सन एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और असेसी वो पर्सन है जिसकी टैक्स देने की जिम्मेदारी बनती है। इसे ऐसे समझिए कि हर टैक्स देने वाला असेसी एक पर्सन तो है, लेकिन हर पर्सन के लिए टैक्स देना जरूरी नहीं है। तो आखिर ये 7 चेहरे हैं कौन? कानून 7 अलग अलग तरह के पर्सन को पहचानता है और कमाल की बात यह है कि हर एक के लिए टैक्स के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। इनमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म और भी कई शामिल हैं। सबसे आम कैटेगरी तो है इंडिविजुअल, मतलब हम और आप जैसे लोग। लेकिन भारत में एक बहुत ही अनोखी एंटिटी भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या एचयूएफ। ये किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बल्कि जन्म से बनती है और टैक्स के मामले में इसे एक अलग व्यक्ति माना जाता है जिसका अपना पैन कार्ड भी होता है। अब अगर बिजनेस की दुनिया में आए तो यहाँ 2 मुख्य खिलाड़ी हैं, कंपनी और फर्म। इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी की परिभाषा बहुत बड़ी है। इसमें भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियां शामिल हैं और फर्म के अंदर पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स यानी LLPs दोनों आ जाते हैं।
और बाकी की 3 श्रेणियां भी काफी दिलचस्प हैं, जैसे AOP by BOI, यानी कुछ लोग जो किसी एक प्रोजेक्ट के लिए साथ आए हों। फिर है लोकल अथॉरिटी, जैसे आपकी नगरपालिका, और एक है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एक ऐसी खास कैटेगरी जिसमें मंदिर के देवता या यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं भी टैक्स के दायरे में आ सकती हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि कानून क्या है और ये किस पर लागू होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि टैक्स की गिनती असल में होती कैसे है। ये एक पूरी यात्रा है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया। ये सफ़र शुरू होता है रेसिडेंशियल स्टेटस तय करने से। फिर सारी इनकम को 5 अलग-अलग हेड्स या कह लें कि बक्सों में रखा जाता है। सैलरी, घर से आय, बिजनेस से मुनाफा, कैपिटल गेन्स और बाकी सब कुछ दूसरे स्रोतों में। इन सबको जोड़ने पर जो रकम बनती है उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम या GTI। अब इस GTI में से कुछ खास निवेशों और खर्चों की कटौती यानी डिडक्शंस की जाती है। इसके बाद जो बचता है वो है टोटल इनकम। टैक्स के रेट इसी रकम पर लगते हैं और आखिर में कुछ छोटे-मोटे एडजस्टमेंट्स और पहले से कटे हुए टैक्स TDS को घटाने के बाद हमें फाइनल आंकड़ा मिलता है, यानी कितना टैक्स और देना है या कितना वापस मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस कैलकुलेशन की यात्रा में एक बहुत ही अहम मोड़ आया है। अब टैक्स पेयर्स के सामने एक विकल्प है, एक चौराहा है, जहां उन्हें ये चुनना होता है कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये विकल्प है 2 टैक्स रिजिम के बीच। एक है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम, जिसमें टैक्स की दरें तो कम है, लेकिन ज़्यादातर डिडक्शंस और छूट नहीं मिलती। और दूसरा है ऑप्शनल या ओल्ड टैक्स रिजिम, जिसमें टैक्स की दरें तो स्टैंडर्ड हैं, पर कई तरह की कटौतियों का फ़ायदा मिलता है। मतलब सीधा सा सौदा है, कम रेट्स या ज़्यादा डिडक्शंस। यहाँ देखिए, दोनों में फ़र्क बिल्कुल साफ समझ आएगा। लेफ्ट साइड पर डिफ़ॉल्ट रिजीम में टैक्स स्लैब धीरे धीरे बढ़ते हैं। राइट साइड पर पुरानी व्यवस्था में टैक्स की दर तेज़ी से 30% तक पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ कटौतियों का सहारा मिलता है। कौन सा रास्ता सही है, यह हर किसी की अपनी इनकम और निवेश की आदतों पर निर्भर करता है। तो इस पूरी वास्तुकला का सार क्या निकला? एक संवैधानिक नींव जिस पर सब कुछ बना है, 5 कानूनी स्तंभ जो इसे मजबूती देते हैं, 7 तरह के किरदार जो इस सिस्टम में हैं, टैक्स गिनने की एक तय प्रक्रिया और आखिर में एक अहम विकल्प जो हमें चुनना है। यही है भारतीय इनकम टैक्स का पूरा ब्लूप्रिंट। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। ये जो 2 टैक्स रिजीम हैं, वे इसी दुविधा को दिखाते हैं। एक तरफ सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ अलग-अलग लोगों की ज़रूरतों के लिए लचीलापन बनाए रखने की। आपके हिसाब से भविष्य के टैक्स सिस्टम को किस तरफ झुकना चाहिए? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।